हाय एवरीवन, दिस इज़ मी विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी अभी हाल ही फ़िलहाल में एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट की है। अच्छा, इस एनुअल रिपोर्ट में जितनी भी टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है, उन टेक्निकल टर्म्स के ऊपर सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगा, ताकि जब आप ये एनुअल रिपोर्ट पढ़ें तो आपको ये एनुअल रिपोर्ट पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो अगर मैं इस रिपोर्ट के कुछ हाईलाइट पॉइंट की बात करता हूँ, जैसे कि फॉरेक्स एक्सचेंज, अगर मैं इसी 2020 और 2021 की बात कर रहा हूँ, तो ये 29,993 करोड़ था, वो इंक्रीज़ करके ये पहुँच चुका है 50,629 करोड़। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अभी आरबीआई जो है, हाल ही फ़िलहाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसने 99,122 करोड़ का सरप्लस अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो पेंडेमिक से जूझ रही है। उसके वजह से जो गवर्नमेंट का फाइनेंस है, मतलब जो उसका रिसिट साइड है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, और जो उसका एक्सपेंडिचर साइड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसकी वजह से हमारे देश का फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। तो उस फिस्कल डेफिसिट को क्या करने के लिए, कर्व करने के लिए, उसमें एक तरीके का कॉन्फिडेंस लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने अपने सरप्लस अमाउंट से 99,122 करोड़ को ट्रांसफ़र किया है। तो ये ऐसा क्यों हो पाया है? क्योंकि जो रिज़र्व बैंक की अगर हम बात करते हैं, तो इधर भी अगर रिज़र्व बैंक की प्रोविज़न्स को देखते हैं तो उसका खुद का एक्सपेंडिचर कम हुआ है। और जब एक्सपेंडिचर कम होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका जो रिसिट आइटम ज़्यादा होगा, तो उसके पास सरप्लस अमाउंट होगा, तो उसको ट्रांसफ़र किया है। ये रिज़र्व बैंक के पास इनकम कैसे आती है, ये सरप्लस का क्या रूल है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। तो अगर मैं इधर भी देखता हूँ तो जो उसका एक्सपेंडिचर साइड है वो कम हुआ है, लेकिन उसका जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, जैसा कि आपने अभी देखा ही कि 2020 में जो 29,993 करोड़ था, वो बढ़ के जो है वह 50,629 करोड़ हुआ है। तो एक्सपेंडिचर साइड कम हुआ है, और जो बेसिकली उसका गेन साइड है वो बढ़ा है। तो इस वजह से जो आरबीआई है वो एबल है, मतलब उसके अंदर कॉम्पिटेंस है कि वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर सकती है, इसीलिए उसने गवर्नमेंट को एक्चुअली में क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है। एक्चुअली में जो रिज़र्व बैंक एक्ट है वो 1934 में पास हुआ है, और इस 1934 का जो सेक्शन नंबर 47 है, वो ये बात बोलता है कि जब कभी भी रिज़र्व बैंक के पास गेन ज़्यादा होगा, तो ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है इस सेक्शन के तहत कि उसको अपने सरप्लस के अमाउंट को प्रोविज़न करने के बाद गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो आपको ये सेक्शन 47 रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन नंबर 47 को याद रखना पड़ेगा। बाकी इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, और इस रिपोर्ट में जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं, समझ में, उन टेक्निकल टर्म्स के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। आप उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट के कुछ हाईलाइटेड पॉइंट पहले ज़रूर देख लीजिए। अगर मैं साथ ही साथ बात करता हूँ, तो जो रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट है वो ये भी कह रही है कि अगर मैं 2020 के मार्च को 2021 के मार्च से कंपेयर करूँ, तो जो हमारा रुपया है वो 3.5% जो डॉलर के अगेंस्ट जो है वो स्ट्रेंथ किया है, मजबूत हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा जो रुपया है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। अगर हम और भी एशियन कंट्री की से कंपैरिजन करें अपने इंडियन रुपी को, तो वो अंडर परफॉर्म्ड है। ऐसा नहीं कि वो ओवर परफॉर्म चल रहा है, अंडर परफॉर्म ही है। लेकिन अगर 2020 के मार्च से 2021 के मार्च को अगर आप कंपेयर करोगे, तो हमारा रुपया जो है वो 3.5% जो है यूएस डॉलर से स्ट्रेंथन हुआ है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है, अगर मैं इस रिपोर्ट की अगर नेक्स्ट बात करता हूँ, तो एक सेकेंड, अगर नेक्स्ट बात मैं करता हूँ इस रिपोर्ट की, तो ये रिपोर्ट एक्चुअली में ये भी बात कर रही है, वो एक्चुअली में क्या बात कर रही है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ठीक है। अगर ये रिपोर्ट की अगर हम ये बात करते हैं, तो इस रिपोर्ट ने ये कहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ है 2021 और 2022 में, वो 10.5% जो होगी वो जीडीपी की होगी। ये तो केवल प्रिडिक्शन है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, वो आगे का मैटर है। और 2000 अगर मैं 21 की बात करता हूँ, तो एज़ पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करा है।
अगर 2019 और 2020 में हम डिजिटल ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम को देखते हैं तो 3,412 करोड़ था, जो इस समय बढ़ के जो है वो 4,371 करोड़ हो गया। तो ये जाहिर सी बात है, क्योंकि हर जगह पे लोकल लॉकडाउन लगे हुए हैं, तो जितना भी लोग काम कर रहे हैं वो डिजिटली कर रहे हैं। वैसे भी जो गवर्नमेंट है उसका जो ट्रांजेक्शन, जो उसका मोटिव है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन, जिसको हम फिनटेक, क्योंकि फिनटेक का बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है एशिया, और उस एशिया की ही कंट्री इंडिया है, तो वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन इस रिपोर्ट में जितने टेक्निकल टर्म्स है उसके लिए आपके सामने सेपरेट वीडियो आएगी, और वो कल ही से स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे जितने भी टेक्निकल टर्म है, जैसे आप देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है, रिपोर्ट में जी सैप लिखा हुआ है, उसमें लिखा है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन लिखा हुआ है, या रेपो रेट लिखा हुआ है, या क्या बोलते हैं स्टैंडिंग मार्जिनल फैसिलिटी लिखी हुई है। तो इस पे जो है सेपरेट वीडियो आएगी, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जब आप वो सेपरेट वीडियो देख के फिर आप इस रिपोर्ट को पढ़ना, आपको कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये मैंने जो मेन पॉइंट थे, मैंने मेन पॉइंट बता दिए। डिजिटल ट्रांजैक्शन इंक्रीज करा है, जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ है उसको प्रेडिक्ट किया है कि हम 10.5% 2021-2022 के फिस्कल ईयर में रखेंगे। साथ ही साथ हमारा रुपया जो है वो डॉलर के अगेंस्ट क्या हुआ है, थोड़ा सा मजबूत हुआ है, लेकिन एशियन करेंसी के हिसाब से अंडर परफॉर्म है। और सेक्शन 47 क्या उसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और आरबीआई जो है अभी जो 99,122 करोड़ गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र की है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो वो क्यों एबल हुई है, क्योंकि जो उसका एक्सपेंडिचर साइड है वो कम है, और गेन जो है उसको ज़्यादा जो गेन हुआ है वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से हुआ है। हम इसको भी समझेंगे कि आरबीआई की इनकम कैसे होती है, आरबीआई के कितने अकाउंट के इनकम है, और वो कैसे कैपिटल रिजर्व से फंड ट्रांसफ़र करती है, और उससे रिलेटेड क्या प्रोविज़न है। तो अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज़ विवेक गुरुजी, बाय बाय।